मैंने दियानतदारी और ईमानदारी के साथ अवाम की खिदमत की। मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपनी सियासी करियर, तेलंगाना तहरीक, BRS हुकूमत की कारकर्दगी, मुख्तलिफ वाक़यात पर तकरीबन 40 मिनट तक जज्बाती तकरीर। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबिक वज़ीर माल, साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपने सियासी करियर पर मुबनी तवील और जज्बाती तकरीर की। मोहम्मद महमूद अली ने BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और कहा कि KCR साहब ने पहली मियाद में उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर माल का ओहदा फराहम किया और BRS की दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला का कलमदान दिया गया। मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल में तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पहली मरतबा साल 2013 में काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के मुतालिक इजहार ख्याल किया और कहा कि वो 1969 में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिए, जबकि वो अनवरुल उलूम कॉलेज में डिग्री में ज़ेर तालीम थे। ताहम तेलंगाना तहरीक उस वक्त कामयाब ना हो सकी। बारज़ा 1973 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए। उन्होंने हम सब को बैंक्स में मुलाजिमत की पेशकश की। मुझे भी बुलाया गया और बैंक में मुलाजिमत की पेशकश की गई। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस पेशकश के ताल्लुक से मैंने अपने वालिद मोहतरम से बात की। वालिद साहब ने कहा कि हमारा घराना तिजारती है, लिहाजा तिजारत पर तवज्जो दी जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। जब दूसरी मरतबा KCR साहब ने तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया, तब मैं खुद पर काबू ना रख सका। KCR ने डिप्टी स्पीकर और रुकन असम्बली के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और क़याम तेलंगाना के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। तकरीबन 30 बरस बाद दोबारा तहरीक शुरू हुई, जिस पर मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि तेलंगाना के अवाम अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए मुश्किलात का शिकार थे। मैं भी दोबारा तेलंगाना तहरीक का हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा कि BRS ने हमेशा से ही तेलंगाना को मुक़द्दम रखा है। हम तेलंगाना के हुसूल के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हुए। हमारा यही तकाजा था कि हमारे वसाइल हमारे लिए होने चाहिए, हमारे घर पर हमारा ही राज होना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना की आमदनी को आंध्रा में खर्च किया जाता था और तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। 1969 में तेलंगाना तहरीक के मौके पर कई नौजवानों की जानें गईं। आखिरकार साल 2001 में TRS पार्टी का क़याम अमल में आया और तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया। मैं भी KCR साहब से मुलाकात की और तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। साल 2013 में मुझे रुकन कानून साज कौंसिल का मौका फराहम किया गया। आखिरकार 14 बरस की तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना का क़याम अमल में आया। क़याम तेलंगाना के बाद BRS इक़्तिदार पर फायज़ हुई। उमूमन मुस्लिम क़ायद को अक़लियती बहबूद का वज़ीर बनाया जाता, ताहम KCR ने पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर माल का मुझे ओहदा तफ़वीज़ किया। बारज़ा दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला बनाया, जिसके लिए मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। BRS की क़यादत में रियासत तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाया गया। मुल्क भर में तेलंगाना मिसाली रियासत रही। चावल की पैदावार हो या फ़ी कस आमदनी, तमाम शोबेजात में तेलंगाना ने शानदार तरक्की की। मोहम्मद महमूद अली ने तमाम तबक़ात में इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तब रियासत और मुल्क मिसाली तरक्की करेगा। गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ के लिए सबको आगे आना चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चाहे BRS हुकूमत में रहे या अपोजिशन में रहे, वो हमेशा आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी और दियानतदारी के साथ काम किए, गरीबों को फ़ायदा पहुँचाया, कभी भी ओहदे का तकाजा नहीं किया, अवाम की फलाह बहबूद और तेलंगाना की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी। मोहम्मद महमूद अली ने आखिर में फिर एक मरतबा BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव, कारगुजार सदरी के तारक रामाराव, के कविता और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल में तकरीबन 40 मिनट तकरीर की और तेलंगाना तहरीक और BRS हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने आवाम की खिदमत के लिए आगे भी कोई कसर बाकी ना रखने का अज़्म किया और कहा कि आवाम की खिदमत ही उनकी ज़िंदगी का नसबुल ऐन है। आज मुझे मौका दिया गया, उसका मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे हमारे ऑनरेबल CM एक्स CM KCR साहब ने बहुत अच्छे से मौके दिए। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने मुझे डिप्टी CM का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दिया और सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का मौका दिया गया। चेयरमैन साहब, मैं तमाम हमारे साथियों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली मरतबा मैं 2013 में काउंसिल का मेंबर बना था और मेरी इब्तदाई लाइफ, मैं 69 में जब मूवमेंट चल रहा था, मैं अनवालूम कॉलेज में डिग्री कर रहा था
अनवालुम कॉलेज के लीडर जलील पाशा थे, जो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे। उनकी क़यादत में मैं तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिया था। 69 में काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना। 73 में डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था, तो जो भी डिग्री पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, उनको मुलाजिमत दिए जा रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे भी बुलाया और कहा कि हम तेलंगाना तो हासिल नहीं कर सके, अगर आप मुलाजिमत करना चाहते तो बैंक में हम करवा दे सकते। तो मैंने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि ऐसा मुझे ऑफ़र आया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो तिजारत के घराने में पैदा हुआ है, ताजिर बन गए, मुलाजिमत क्या करेगा? 4 लोगों को मुलाजिमत देना हम और बिज़नेस को आगे बढ़ाना, ये अपना पेशा है। तो इसके बाद जब दूसरी मरतबा KCR साहब ने तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, जब अखबारों में मैं पढ़ा कि KCR साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे रहे हैं और MLA को रिज़ाइन देकर तेलंगाना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मेरा फिर दिल अंदर से खुश हो गया कि इतने सालों के बाद, एक 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जबकि तेलंगाना मूवमेंट टोटली ख़त्म हो चुका था, लोगों को ये बात जहन में आ गई थी कि तेलंगाना नहीं बनने वाला है, तेलंगाना कभी भी नहीं बनेगा। मगर हम देखते थे तेलंगाना के किसान बहुत परेशान थे। मेरा कारोबार डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से था, चेयरमैन साहब, और मैं देखता था कि मेरे पास बहुत से किसान आते थे। तेलंगाना के जो किसान आते थे वो मजदूरी का काम करते थे, शादनगर से बंडियों में कड़वी भरकर लोड कर लाते थे, लारियों में भरकर लाते थे, वो खुद खाली करते थे। मैं पूछता था भाई आप ही मालिक है, पैसे लेने आते? तो कहते थे कि हाँ मैं ही मालिक हूँ। कितनी ज़मीन है? तो बोलते थे 40 एकड़ ज़मीन है। अरे 40 एकड़ ज़मीन रखकर आप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं? तो बोलते थे साहब हमारे पास पानी नहीं है साहब, हमारे पास करंट नहीं है साहब। तो मेरे दिल में हमेशा ये भावना रहती थी कि एक दिन हमारा तेलंगाना में मिलना चाहिए। हम चेयरमैन साहब, हम कभी भी पावर के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए थे तेलंगाना मूवमेंट में, गोली खाने के लिए आए थे, मगर तेलंगाना हासिल करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे। KCR साहब जो मूवमेंट शुरू किए, मैं खुद जाकर उनसे मिला था, और जब मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, मैं जाके कहा कि साहब मुझे भी तेलंगाना के तरफ लगाव है, और हमारा तेलंगाना के अंदर हमारे दूसरे आंध्र के भाई भी हमारे भाई है, बस दूसरों का राज किस तरह हो सकता बताइए? मेरे घर के अंदर मेरा राज होना चाहिए, मेरे घर में पड़ोसी के घर वाले का राज आ तो कैसा घर चलेगा? तो हमारी स्टेट के अंदर हमारे जो बजट था, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, वो सारे का सारा आंध्रा पे खर्च होता था। मगर एक बार इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तेलंगाना नहीं बना था। बाद में सेकंड मूवमेंट KCR साहब ने शुरू किया, हम भी उनके साथ 2001 से पहले 27 अप्रैल 2001 को पार्टी फॉर्म किए, क्योंकि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की, शिबू सोरेन साहब से और कई लोगों से उस वक्त जो मूवमेंट चलाते थे, उनसे जब मुलाकात किए तो बताते थे कि आप सिर्फ मूवमेंट चलाएंगे तो पुलिस का निशाना बन जाएंगे, अदालतों के केस लग जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, और हमारे चारी साहब बहुत हमारी क़यादत करते थे। आज ये हमारे साथ मौजूद है, बहुत से सीनियर लीडरों में उनका शुमार होता है, वो हमेशा साहब के साथ रहते थे। तो मैं भी जाके KCR साहब से मुलाकात किया कि मुझे भी तेलंगाना का शौक़ है, मैं भी 69 में काम किया था। उन्होंने कहा आइए, मुसलमान अभी हमारे पास बहुत कम है, आप भी जुड़ जाइए पार्टी में। उसके बाद 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में आया। उसी तरह मूवमेंट में साथ रहे, 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल तक साहब के साथ मुसलसिल काम करते रहे। और 2013 में MLC का मुझे मौका दिया गया पहली मरतबा, वो भी जिस तरह से हमारे तेलुगु देशम से हमारे सलीम भाई साहब को MLC दी गई थी, कांग्रेस से शब्बीर अली साहब को MLC दी गई थी, और BRS के TRS की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था, जबकि हमारे पास सिर्फ 9 MLA थे, जबकि हमको 27 चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे। जब वहाँ तक बात गई तो उन लोगों ने सोचा कि तीनों मुसलमान हैं, कांग्रेस से मुसलमान एक है, तेलुगु देशम से एक मुसलमान है, TRS पार्टी से एक मुसलमान है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सरुख इस्तेमाल करते हुए यूनानी मसली सारे 10 MLA तक, 10 में मैं भी सेलेक्ट होगा, वहाँ से काउंसिल में आएगा। चकरपानी साहब हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत मुझे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। उस वक्त हमारे 3 MLC थे। 2013 में एक सामी गौड़ साहब थे जो बाद में चेयरमैन बने, एक सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, और मैं 3 आदमी तेलंगाना मूवमेंट से पहले 2013 में हम तेलंगाना काउंसिल में तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते थे, हमेशा तेलंगाना के बजट के लिए आवाज़ उठाते थे, तेलंगाना के लिए काम करते थे। 1 साल करने के बाद 2014 में तेलंगाना बना, और तेलंगाना बनने के बाद बहुत CM साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि
हिंदुस्तान में हमारे स्टेट में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो वहीं रहा और रेवेन्यू मिनिस्टर भी वहीं रहा, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक वैरायटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, कभी भी मुसलमानों को ऊंचे ओहदे नहीं दिए गए। पर ये रिवाज लाने वाले कोई हैं वो केसीआर साहब थे, उन्होंने मुझसे बुला कर दिया और मैंने कभी भी जाकर ओहदे के लिए नहीं मांगा। मगर केसीआर साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे पार्टी के सदस्य साहब ने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तो बहुत से लीडरों को देखे, चिराडी साहब के साथ भी काम कर रहे थे हम 69 में, मगर केसीआर साहब की जो सोच थी तेलंगाना लाने के लिए, तेलंगाना लाने के बाद तेलंगाना को तरक्की दिलाने के लिए, यकीनन उन्होंने भी कई बार सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल पास कर हमें तेलंगाना दिया है। हमारा बहुत देराना मुतालबा था। हमारे 1953 में जो हमें आंध्रा में मिला गया था उसका कोई असबाब नहीं थे चेयरमैन साहब। ज़बरदस्ती आज तेलंगाना को 3 टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा आंध्रा में मिला गया, बहुत बड़ा टुकड़ा, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग भी हमसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बेचैन थे, मगर उनके साथ वो उस स्टेट में थे, वो वहीं रह गए। पर हमारा स्टेट जो है तेलंगाना अलग बन गया। अब बनने की वजह से काफ़ी तरक्की आई। आज तेलंगाना हर जगह, अगर अब देखेंगे 2014 से पहले जो हालात थे, तो तेलंगाना के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, किसान खुदकशी करते थे, करंट नहीं था, करंट का इतना प्रॉब्लम होता था, 3 दिन हॉलीडेज दिए जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या बोलते इंडस्ट्री हॉलीडेज, करंट नहीं था, मजबूरी थी, करंट उतना पैदावार नहीं था। और जो भी आंध्रा का चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना के जितने लोग हैं उसके जिम्मेदार नहीं है, पर हमारे पास जो डोमिनेशन रहता था वो आंध्रा के लोगों का रहता था, आंध्रा के मिनिस्टर्स का रहता था, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर का रहता था। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर भी बन गया तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कैबिनेट उसको बराबर तरीके से कोऑपरेट नहीं करती थी। इसलिए हमेशा आंध्रा राज था। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद नलगुंडा से आप एमपी रहे और तेलंगाना की तहरीक में केसीआर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, तेलंगाना के बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है। पर उन जो लोगों ने कुर्बानी दी है, यकीनन हमारे दौर में भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि जो भी तेलंगाना मूवमेंट में कोऑपरेट किए, सेक्रीफाइस किए, उन्हें प्लाट देंगे, मकान बनाने के लिए पैसे देंगे, वो भी नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को प्लाट दिया जाए, उन लोगों को मकान दिया जाए। और वहाँ से मेरा सिलसिला पॉलिटिकल शुरू हुआ है। मैं कोई पॉलिटिक्स में पहले से नहीं था चेयरमैन साहब, मुझे पहली मरतबा मैं टीआरएस पार्टी में शामिल हुआ था, वो भी सिर्फ तेलंगाना के लिए। जब हमसे लोग कहते थे अरे क्या करेंगे बाबू, मर जाएंगे ना तुम लोग, और कई बार हम पुलिस के लाठियाँ खाए, ऐसी बात नहीं है, कई बार जेलों में गए और कई मूवमेंटों में हमें खुंदल दिया गया पुलिस वालों ने। इस रेमी से हमारे साथ जुल्म किया, वो हर जुल्म को बर्दाश्त किया और पार्टी का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि हम 69 का देख चुके थे। हमारे नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी के नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद होने के बावजूद भी तेलंगाना नहीं बना था। इस तेलंगाना के लिए हम तो यही समझते थे, हमारा नारा था लाठी गोली खाएंगे तेलंगाना लाएंगे। और अल्लाह के फल से, ऊपर वाले भगवान की कृपा से तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीआरएस वाले हो, जो भी हुकूमत में हो, वो तेलंगाना के ही है, आंध्रा वाला कोई नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज हमारा तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो इस तेलंगाना के अंदर आज हम देख रहे हैं बहुत हर शोबे में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो हम गली गली पानी पहुंचा चुके हैं। ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था चेयरमैन साहब, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए केसीआर साहब ने। तेलंगाना के आवाम को पीने का पानी, खास तौर से आपका खुद जो डिस्ट्रिक्ट है नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरेसेस वाटर मिलता था। लोगों के पाँव ऐसे ऐसे फिल पंप हो जाते थे, लोग बीमार हो जाते थे, पानी नहीं था। और लोग 65 साल हुकूमत किए, कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों मिलकर, पर कभी भी नलगुंडे के लोगों को या तेलंगाना के लोगों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके। वो फराहम करने वाले लीडर केसीआर साहब है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो भी रूल किए 9.5 साल, बहुत अच्छा रूल किए और हम लोगों को भी बहुत अच्छे मौके दिए। खासतौर से एक माइनॉरिटी को, मुसलमान को कभी भी मौका नहीं मिलता था। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना गया, रेवेन्यू मिनिस्टर बना गया, बाद में होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। और मैंने भी, मुझे एक डर था हमेशा, केसीआर साहब ने एक मुसलमान को, जैसा शिवाजी महाराज थे ना, उनके जो बॉडीगार्ड थे हमेशा मुसलमान ही हुआ करते थे। केसीआर साहब भी एक मुसलमान को इतना बड़ा अहदा दिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिए। हमारे कोंडाराम साहब भी है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं खुद उनके घर को गया था, मैं एक ऑफर लेकर गया था, एमपी का ऑफर। केसीआर साहब ने कहा था, जरा नाराज थे साहब, तो मैंने कहा कि साहब को अच्छा अहदा दीजिए। मैं था तो साहब ने कहा जाओ महमूद भाई बात करो। मैं कोंडाराम साहब के घर गया, क्या कि आपको राज्यसभा मेंबर देना चाहते हैं केसीआर साहब, आप भी मूवमेंट में साथ दिए, किसी वजह से इख्तलाफ होते हुए
वो इख्तलाफ की वजह से दूरी हो गई थी, मगर दोनों में कोई इख्तलाफात नहीं थे। तेलंगाना का एक मुद्दे के ऊपर दोनों भी मुसलसिल काम करते रहे। हमारे जीवन रेड्डी साहब भी हम बैठे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। हमारे प्रभाकर ना बहुत मुझे साथ कोऑपरेट करते थे। चूँकि मेरी तेलुगु उतनी परफेक्ट नहीं थी, हैदराबादी तेलुगु थी, समझ तो सकता था, बोलने में बात वक्त कन्फ्यूज रहता था, तो कभी कभी हमेशा प्रभाकर साहब फ़ौरन उर्दू शुरू कर देते। हमारे महमूद अली साहब बोल के मुझे सारे मेंबर्स इतना कोऑपरेट किए कि बयान से बाहर। तो मैं सबका यकीनन ये गंगा जमुना तहजीब लाने वाले कोई है ना। केसीआर साहब, चेयरमैन साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 12 साल में कल एक दिन नाका करा, मैं 12 साल काउंसिल में। कल ज़रा तबीयत खराब होने की वजह से आज भी सुबह से भी मैं काउंसिल आया, सुबह जब गाड़ी में सुत रहा तो मेरा काउंसिल गोल फिर रहा था, चक्कर आ रही थी मुझे, तो स्माइल कार्ड्स का कुछ प्रॉब्लम था। वापिस चला मामला, लोग बोलिए मीडिया वाले महमूद अली साहब का आखिरी दिन ने चक्कर खा के गिर गए। बोलिए मैं जाके टच मेरा बराबर, जब मौका आया तो मैं आके शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम जो 12 साल काम करे, 9.5 साल तो पावर में काम किए, अपोजिशन में भी रहे। उस वक्त किरण कुमार रेड्डी साहब थे, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी अपोजिशन में बैठ के काम करें। हम यही चाहते हैं कि हर एक को इज्जत देना चाहिए। अपोजिशन अपने डिमांड पेश करता है और हुकूमत के साथ जो अच्छे काम करता है उसको पूरा कोऑपरेट करता है। और अभी भी रूलिंग पार्टी का यही जिम्मेदारी है कि अपोजिशन के साथ कॉन्फिडेंस में लेकर चले, अच्छी से अच्छी हुकूमत चलाए और तरक्की की तरफ जाए। हमारी यही गुजारिश है। हम यही चाहते हैं कि हमारा तेलंगाना तरक्की करे। और तेलंगाना की जो गंगा जमुना तहजीब की बात की गई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, 2014 से पहले तक फिसादात होते थे। 1948 से लेकर 2014 तक हमेशा कहीं ना के फिसादात होते हैं। केसीआर साहब आने के बाद इमीडिएट मैं था, चूँकि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट में मैं भी रहता था, तब डीजीपी साहब को बुलाया गया, पुलिस के ऑफिसर्स को बुलाए गए, कलेक्टर को बुलाकर मीटिंग ली। मीटिंग में सख्ती से कहा गया कि आज के बाद कहीं पर भी छोटा दंगा फिसाद होगा तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। हमारी स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है। हमारी स्टेट में जो किंगडम निज़ाम फैमिली, कुतुबशाही फैमिली रही, निज़ाम सरकार कहते थे कि हिंदू मुसलमान मेरे दो आँख है। केसीआर साहब का इसी तरह आज भी उस दौर को लाना चाहिए, ये फिसादात रोकना चाहिए। तो 1948 से लेकर 2013 तक फिसादात होते रहे। आप देख लीजिए, अखबार के एडिटर साहब बैठे हुए यहाँ पर, आमिर अली खान साहब, उनके अखबार में आते रहता था। मगर 14 के बाद से जब तक बीआरएस की हुकूमत रही, एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। उसके बाद से फिर जैसा कांग्रेस आ गई, हम कांग्रेस पे तनकीद नहीं करना चाहते, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वही पुलिस ऑफिसर से। मैं यकीन से कहता हूँ, मेरे साथ ख़ासतौर से डीजीपी, कमिश्नर्स और पुलिस ऑफिसर्स, आज जो हमारे सेक्रेटरी थे वही डीजी बने हुए, ये बहुत कोऑपरेट किए। और मैं कभी भी ये एक फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं लिया हूँ। जब रेवेन्यू मिनिस्टर था, जितने फाइल आते तो डेफिनेट ज़मीनात के रहते थे। जब हमारे मीना साहब हमारे सेक्रेटरी थे, कहते थे महमूद साहब आप कर दीजिए साइन, मैं बोलता था लैंड का मामला है, सीएम साहब से अप्रूवल होना चाहिए, वहाँ भी जाता था। और जब मैं होम मिनिस्टर बना तो उस वक्त मुझे कलेक्टर्स का भी और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे सेक्रेटरी साहब का। और बाद में जब मुझे होम मिनिस्टर का मौका दिया गया तो जितने हमारे डीजीज थे, मेरे पीरियड में 4 डीजी आए, और जितने होम सेक्रेटरीज थे, पुलिस ऑफिसर थे, मैं हर कहीं भी एक भी मर्डर होता, एक भी वाक़या होता तो बराबर सबसे बुलाता था, राय मशवरा करता था इसे कैसा रोका जाए। ऐसा कोई नहीं था कि कुछ वाक़या होगा कोई देखने वाला नहीं था। हमेशा बुलाकर पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट करते थे, देखिए आप लैंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो हमारी स्टेट तरक्की करेगी। अगर लैंड ऑर्डर में अगर हम खराबी पैदा कर देंगे, लापरवाही करेंगे तो हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। और हमारी स्टेट में सबसे बड़ा मसला है तो गंगा जमुना तहजीब का है। इसमें कायम रहना चाहिए, हम प्यार को बढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए, मैं हमेशा कहता था हिंदू और मुसलमान में इत्तेहाद होना चाहिए। अगर ये मिलकर रहेंगे तो देश अच्छा रहेगा, स्टेट अच्छी रहेगी। मुसलमान मिलने से कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान मिलने से प्यार बढ़ता है, गंगा जमुना तहजीब बढ़ती है, हम एक दूसरे से प्यार से रह सकते हैं। क्योंकि हमारी स्टेट में सबसे अहम चीज़ अखलाक है। और चेयरमैन साहब, मैं जितने भी बरस रहा, 9.5 बरस रहा, मैं हमेशा अपोजिशन लीडर्स की बहुत इज्जत किया। मुझे एक दिन जान रेड्डी साहब जो है मुझे एक प्रोग्राम में मिल के कुछ बोलना चाह रहे थे तो याद नहीं आ रहा था, चूँकि सीनियर लीडर थे
तो मैं हमेशा वेंकैया नायडू साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रहता था प्रोटोकॉल में, तो वो भूल गए कुछ बोला। मैं बोला आप फिक्र मत करिए, कल मैं 10 बजे आपको फ़ोन करूँगा। मैं सुबह जैसा ऑफिस में 10 बजे आता था, ऑफिस में बैठता पहला फ़ोन जावेद साहब मिला तो ठीक 10 ही बज रहे थे। उन्होंने बोला महमूद साहब मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ एक अपोजिशन लीडर जो है मुझे इन टाइम फ़ोन कर रहा है, क्या तकलीफ है पूछ के, मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या कुछ जावेद साहब बोले। तो हम हमेशा बराबर बड़े लोगों का मशवरा लिए, उनसे राय मशवरा लिए, बहुत हमारे साथ यकीनन कोऑपरेट भी बहुत किए। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ तो पर्सनली मैं जब जब जिससे मिलता था बहुत मुझे इज्जत देते थे। और उसी तरह मैं भी हर एमएलए की, चाहे अपोजिशन पार्टी का रहो, चाहे बीजेपी पार्टी रहो, कांग्रेस हो, मेरे घर आता मैं वापस मोटर में आके बिठा के जाता था। अरे लोग बोलते थे अरे क्या है आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अरे आप इतना बाहर तक कहीं को आ रहे, नहीं भाई ये हमारे भाई है, इनके हिस्से भी हुकूमत चलती है, इनको बाहर ले आता मोटर में बिठा के आता था। ये हमारे अखलाक है, इज्जत है, हमारे तेलंगाना की तहजीब है। इसी तरह हम बहुत अच्छा गुजारे हैं। और सारे लोगों का, हमारा स्टाफ भी, मेरा जो स्टाफ रहता था वो हमेशा पूरा कोऑपरेट करता था। और जितने हमारे एमएलएस हो या अदर पार्टी के एमएलएस हो, जब भी आते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे, जो इशू होते थे हम सुनते थे। हम अपने आप को कभी लीडर नहीं समझे चेयरमैन साहब, हम पब्लिक सर्वेंट समझे अपने आप को। हम तनख्वाह लेते थे गवर्नमेंट से और हम तनख्वाह पे काम किए। कोई आदमी बता नहीं सकता कि महमूद अली साहब को 2 रुपये लेके काम, क्योंकि पॉलिटिक्स में बदलाव में लोग, हम तो ओपन चैलेंज करते। कोई अगर एक हाथ से बता दिया कि हमको 2 रुपये देगा तो हम अपना हाथ दूसरा हाथ काट करके पेश कर देंगे, इतनी ईमानदारी से काम किए। हर कोई जानता है, मैं नहीं बोलने की बात नहीं है। एक ओहदा सीएम साहब दिए, उसको निभाना एक हमारा फ़र्ज भी था। और हम मुसलमान का हमारा ईमान भी यही है कि हम हलाल रोज़ी खाना, हम जो होता ना करप्शन उसको हराम कहते हैं, हलाल रोज़ी खाने में हलाल काम किए। और सबको इज्जत देना चाहिए, हमारे पार्टी एमएलएस हो या अपोजिशन लीडर्स हो, उनकी कोई आते हमारे घर तो हम बाज़ाब्ता उठकर मिलते और उनको बिठाकर उनकी क्या बात है पूछते, बराबर उस पर हम कोशिश करते कि उसका हल निकालने की कोशिश करें। और हम ज़ात पात के सब खिलाफ रहे, हमारे पास हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव ही नहीं रहा। जितने लोग मुसलमान आते थे उससे 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन में हिंदू भाइयों का ज़्यादा है। तो मेरे लिए चाहने वाले मुझे मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि वो जब आते तो मैं बहुत इज्जत से मिलता था। लोग कहते थे अरे भाई ऐसा कैसा मिलते आप, तो मैं बताता हमारे मैसेंजर जो है ना यही सिखाया हमको कि हमारे हर भाई का जो हुकूमत में रहते हैं बेला मज़हब मिलत सबको इज़्ज़त देना चाहिए। मैंने 9.5 साल में बहुत लोगों को रिस्पेक्ट दिए, बहुत इज़्ज़त से काम किया हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं केसीआर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और कब मैं बहुत कम बात करता था, मेरी बहन यहाँ बैठी है, मुझे खुद बोली अरे क्या साहब आप बात ही नहीं करते। मैं बोलता था मैं जब भी अकेले में बात करता हूँ बोलता था, और जब भी मैं केसीआर साहब से, क्योंकि 4 लोगों के सामने पूछना बोलना एक मैं समझता था मैनर्स के खिलाफ है। अपने बॉस है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे सब 4 बैठे तो उल्टे पुल्टे सवाल जवाब करे। तो केसीआर साहब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे कैबिनेट में। और मैं भी कभी भी जाके अकेले में जब बोलता था, एक दिन सत्यावती लाडर मैडम मेरी बहन खुद बोली क्या साहब आप बात नहीं करते। मैं बोला देखो बात करने टाइम पे बात करता हूँ मैं, जब 4 लोग रहते बोलने से क्या फ़ायदा होता है। जब इशू रहते थे हर इशू पे, चाहे किसी इशू माइनॉरिटीज़ के इशू पे भी मैं जब केसीआर साहब से बात किया वो एक मिनट में फैसला ले लिए, एक घंटे के अंदर फैसला ले लिए। मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल जिन्होंने खोला है, मैं समझता हूँ 65 साल में 48 ईयर्स तो कांग्रेस ने हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, दोनों मिलकर 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे चेयरमैन साहब। जिसमें मैं खुद जब पहली बार था 2013 में एमएलसी बना, उस वक्त तो एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से मैं जाके झगड़ा किया, ये रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे कम है और इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, देखिए आप हाई टोटल 100 बच्चे, 100 बच्चों के सीट में आप जो है एग्जाम्स ले रहे हैं बच्चों से, एग्जाम लिए तो 25-30 बच्चे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, 60-70 पूरे फिलअप कीजिए। तो उस दिन पूरे स्कूल में बच्चों का फिलअप हुआ। और उसके बाद केसीआर साहब ने 1000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल खोले और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। ये बहुत बड़ा कारनामा है चेयरमैन साहब। तालीम देने वाला जो इंसान होता है ना सबसे बड़ा अजीम होता है। इंसान जो है माँ बाप के बाद उस्ताद होता है, उस्ताद के बाद अगर सही रहनुमा मिल जाए तो अच्छी तालीम मिल जाए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना रोज़गार हासिल कर सकता है। आज वो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत तरअबतर होती जा रही है। मैं यही चाहता हूँ, मेरी गुजारिश यही है। मुझसे खुद केसीआर साहब ने एक दिन पूछा था महमूद भाई आप पॉलिटिक्स में आए आप क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ हर इंसान का एम होता। मेरा मकसद तो पैसा कमाना नहीं था, मैंने कहा मेरी कौम को तालीम दिए तो अच्छा रहता साहब। बड़े साहब ने उसी वक्त बुलाकर सेक्रेटरी साहब को बुलाकर चीफ सेक्रेटरी को बोला कैसा करना चाहिए,
और 1-2 साल के अंदर उन्होंने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे थे। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे इस्लाम में, मज़हब में इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ीज़ जो पहला सूरा नाजिल हुआ ना, चेयरमैन साहब, पढ़ो बोल के, पढ़ो और पढ़ाओ। आमिर साहब जानते थे, ये हमारे भाई है इमाम के MLC साहब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तालीम बहुत अहम चीज़ है। उसको KCR साहब ने माइनॉरिटीज़ नहीं, SC ST BC सारे लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। मेरी यही गुजारिश है कि क्योंकि आज आखिरी दिन है, आखिरी बात कर रहा हूँ जहाँ के आपके सामने, और मुझे अल्लाह का फजल ये रहा कि जितने चेयरमैन रहे, चकरपानी साहब हो या सामी गौड़ साहब हो, और आपका आशीर्वाद तो बहुत मेरे साथ रहा है। मैं हमेशा बड़ा अदब से आपका बहुत, वैसे आप भी, आपकी शख्सियत भी वही है। हर कोई, आप जब से नलगुंडा के, मेरा आजमपुर में मकान है, पहले वो नलगुंडा MP में आता था। आपका लिए मैं उस ज़माने में, मैं भी कांग्रेस को वोट डाला करता था हमेशा। मेरे वालिद भी कांग्रेसी थे, हमारे वालिद से बहुत से लोग कांग्रेस के लीडर्स बहुत आगे मिलते थे। मगर जब से BRS पार्टी, एक तेलंगाना मूवमेंट में पार्टी बनी है, TRS पार्टी, आज BRS पार्टी बनी है, हमारा एक ही मकसद था। चेयरमैन साहब, हम कभी भी ये सोचे कि कभी हम पावर में आएंगे। हम समझते थे कि कभी ना कभी गोली में मर जाएंगे। आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं तो परसों मरेंगे। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे, हमारी माँ तो रोते रहती थी, अरे बेटा ऐसी पार्टी में चले गया तो, जब देखे तो कोई आदमी पुलिस रात के 2 बजे उठा के लेके चले जाती। कभी रात में कोई एक पुलिस स्टेशन डालते, घर वाले पहुँचते तक दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जाते, देखे तो तीसरे पुलिस स्टेशन भी जाते थे। ये 14 साल का जो जद्दोजहद चलते रही, मूवमेंट चलते रही, और हम फ़ख्र से कहते हैं KCR साहब ने हमारी बहुत अच्छी क़यादत की, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया उस मूवमेंट के लिए। यकीनन क्योंकि हमारे पास तो ऐसे MP नहीं थे कि हमारा बिल पास कर सके, वो तो सोनिया मैडम ही बिल पास करवाए। यकीनन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज तेलंगाना बनने की वजह से हमारा पैसा हमारा तेलंगाना में रह रहा है। अगर हमारा पैसा नहीं तो आंध्रा में जाता था पहले। आज तेलंगाना का जो रेवेन्यू है, नंबर 1 रेवेन्यू है इंडिया में, वहाँ का रेवेन्यू यहीं इस्तेमाल होता है। आज हम जाके अब देखते हैं, खासतौर से नारसिंह की माधापुर इधर देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमारी सिटी इतनी तरक्की कर रही है, इतने अच्छे हाईरेज बिल्डिंग बने, इतना। अलबत्ता पुराना शहर बहुत अभी बैकवर्ड है। मुझे भी दुख होता है, पुराने शहर में जब जाता हूँ तो बहुत छोटे छोटे गरीबों के मकान थे, 60-60 गज, 100 गज। कुछ दिन पहले रमज़ान में एक साहब ने आकर मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कैसा भी आगे जाना। वो बेचारे पार्टी के पुराने आदमी थे। मैं घर गया, मुझे एकदम 4-5 फ्लोर लेके चले गए, मेरे टांगा ढीले होने लगे। मैं बोला भाई ये क्या है? तो बोले साहब ये सब वही 4-5 फ्लोर के बने हुए घर आए। अरे मैं बोला लिफ्ट तो लगाना साहब, 100 गज में 80 गज में कहाँ लिफ्ट लगाए? अरे खाली सीढ़ियाँ बनाते क्या? तो अभी वहाँ बहुत तरक्की की ज़रूरत है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जिस तरह हाईटेक तरक्की कर रहा है, इस तरह ओल्ड सिटी को भी उन लोग भी क़यादत कर रहे हैं। यकीनन कोशिश करते रहते हैं, जो भी हुकूमत रहती है उसके साथ जुड़ते हैं, इसलिए कि पुराना शहर भी तरक्की करे। मेरी भी गुजारिश है कि मैं भी पुराने शहर में रहने वाला हूँ। हमारे मिनिस्टर साहब भी, डिप्टी CM साहब भी बैठे, हेल्थ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोगों से मिलते भी है। तो मेरे आपसे ज़रिए यही गुजारिश है कि हम इस तेलंगाना को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, तेलंगाना को प्यार का तेलंगाना देखना चाहते हैं, तेलंगाना की तहसीब को हम फिर से लागू करना चाहते हैं। तेलंगाना में क्रिमिनल राइट्स नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल हुकूमतें नहीं बढ़ना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से तेलंगाना तरक्की करना चाहिए। तेलंगाना के अंदर डेफिनेट बहुत कुछ तरक्की किया, और आज नहीं, निज़ाम स्टेट के ज़माने में कई हिंदुस्तान में पहली यूनिवर्सिटी बनी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी थी, पहली रेलवे नहीं तो हमारे पास आई थी। तो हर तरीके से हम उस ज़माने से भी तरक्की कर रहे थे। बीच में गैप जो आ गया, ये 56 साल गैप जो में हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, पर अब फिर हमारी तरक्की का दौर 9.5 साल, 10 साल, 12 साल तो हो चुके, आगे अब आ रहे हैं। तो हम यही कांग्रेस से भी हमारी गुजारिश है कि यकीनन इस तेलंगाना में अच्छी से अच्छी तरक्की दिलाइए। जो हमारा सपना है इस पार्टी में आने का, यही सपना था कि हमारा तेलंगाना में आना चाहिए और हमारा तेलंगाना तरक्की याफ्ता होना चाहिए। तेलंगाना में रेवेन्यू बहुत अच्छा है, रेवेन्यू का अगर सही इस्तेमाल होगा डेफिनेट तेलंगाना के लोग खुशहाल बन सकते, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सबसे अहम चीज़, कितना भी पैसा हो, प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है चेयरमैन साहब। और हिंदू मुसलमान में मोहब्बत होना चाहिए, मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों मिलके एक साथ होना चाहिए। एक तरफ हिंदू भाई तो दूसरी तरफ मुसलमान भाई, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे से मिलेंगे तो हमेशा ये तारीख दोहराना चाहिए। आप जानते हैं महबूब अली पाशा जब नदी मूसी में बाढ़ आ गई थी तो वहाँ के पुजारियों ने कहा था कि हाथी पे बैठकर आकर आप थाले में प्रसाद छोड़िए पानी के अंदर, ताकि वो हिंदू रिवाज के मुताबिक, तो उन्होंने अपनाया था, वो करके बताया था। ये यहाँ हमारा तेलंगाना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब है चेयरमैन साहब।
तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। आज मुझे 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 2 दिन रह गए, मगर मुझे बहुत हमारे तमाम मेंबर से बहुत कोऑपरेशन मिला है। और मुझे हमेशा जब मैं मिनिस्टर था तो कभी कभी मुझे दिक्कत होती थी, मुझे भी बाज़ वक़्त जैसा कल सितक्का को उर्दू समझने में दिक्कत हुई, उसी तरह मुझे प्योर तेलुगु समझने में फास्ट तेलुगु तो दिक्कत होती थी। मगर यहाँ के हमारे भाइयाँ जो है जब कुछ ना कुछ मुझे सपोर्ट करते थे और मैं जवाब और रिप्लाई देता था। तो चेयरमैन साहब, यकीनन मैं केसीआर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हें यकीनन 5वें गांधी है। अब अपोजिशन हो या कोई बोलने वाले कुछ बोलते होंगे, हम तो उनके नज़दीक रहे चेयरमैन साहब, 1-2 दिन नहीं, 14 साल मूवमेंट में रहे, 9.5 साल पावर में रहे। पर 14 साल में हमने देखा वो हमेशा तेलंगाना आवाम के लिए मरते थे। वो चाहते थे कि तेलंगाना के आवाम की तरक्की होना चाहिए, तेलंगाना आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और उन्होंने गली गली फिरा है, घर घर तक जाकर तेलंगाना आवाम के मसाइल हासिल किए और तेलंगाना को खुशहाल तेलंगाना बनाना उनका सपना था। लोग चीफ मिनिस्टर या तेलंगाना पावर के लिए बनते। आपसे एक बात आता हूँ चेयरमैन साहब, कोई भी पार्टियाँ जितने बनते हैं ना, पावर के लिए बनते हैं। तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव ने बनाया था, 9 महीने में पावर में आए थे। प्रजाराज्यम बनी थी पावर के लिए। मूवमेंट के लिए पार्टी बनने वाले बहुत कम होते हैं। मूवमेंट के लिए केसीआर साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी, उसका एक ही मकसद था तेलंगाना लाना। कभी हम मूवमेंट में सोचे नहीं चेयरमैन साहब हम कभी मिनिस्टर बनेंगे या कभी तेलंगाना के अंदर राज करेंगे, मगर तेलंगाना के अवाम हालात कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से अलग हो गए। नहीं तो केसीआर साहब ने सोनिया गांधी से मिलकर हैंड ओवर कर देने की बात की। खाली उन्होंने इतना बात किया कि मुझे तेलंगाना के बारे में काफ़ी अच्छे मालूमात है और मैं इसके अंदर के अहम रोल अदा कर सकता हूँ। उस वक्त दिग्विजय सिंह साहब थे तो सोनिया मैडम ने कहा कि आप दिग्विजय सिंह साहब से कल मिल लीजिए। अगर दिग्विजय सिंह साहब कल दूसरी अच्छी बात करते ना, उस दिन हमारी पार्टी खत्म हो गई थी, कांग्रेस में मिल जाते थे। दिग्विजय सिंह राज आदमी थे, एक केसीआर कहेगा तेलंगाना आ गया ना, अब क्या है तुम्हारा रूल, तरक्की क्या, तुम्हारा क्या तरक्की से तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। कांग्रेस बड़ी पार्टी और तरक्की दिला देती, वहीं बात में होने की वजह से अलहदा हो चुके, नहीं तो हम कांग्रेस में मिल जाते थे तेलंगाना देने के बाद। वहाँ इख्तलाफ हुई दिग्विजय सिंह साहब से, ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि केसीआर साहब की नीयत में कुछ नहीं था कि मैं कभी पावर में आऊँगा। वो सेक्रीफाइस करने के लिए पार्टी बनाए थे और तेलंगाना लाने के लिए पार्टी बनाए थे। तेलंगाना ला लिए, हमें हासिल हो गया था। हम किसी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हमको इतना यकीन था कि केसीआर साहब को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, हम कांग्रेस भाइयों के पीछे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हमको कहीं भी चेयरमैन बना देंगे या कुछ तो भी कम से कम इज्जत दे देंगे, इतना था। मगर इसकी बुनियादी वजह लोग समझ रहे हैं केसीआर साहब पावर के लिए आए, खत्ता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब ने जिस तरीके से इस लहजे से बात की, उनके साथ आपको क्या ज़रूरत है तेलंगाना की तरक्की, हमको क्या रही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बहुत पुरानी कदीम पार्टी है, वो तरक्की दिला देगी, आप इसमें कई को रोल अदा कर रहे हैं। अब मिल गया तेलंगाना, बस उस वजह से तो इख्तलाफ आ गए, नहीं तो आज हम कांग्रेस के साथ ही रहते थे। और केसीआर साहब कभी भी पावर के लिए नहीं कोशिश करें, कभी भी तेलंगाना की तरक्की के लिए कोशिश करें, तेलंगाना हासिल करने के लिए चेयरमैन साहब। तो मैं, क्योंकि काफ़ी लोग भी बात करना है, मैं चूँकि अब 2 दिन में शायद रिटायर हो जाऊँगा और हो भी क्या समझे, आज आखिरी बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में रिटायर नहीं होता, पॉलिटिक्स में तो मरे रिटायरमेंट नहीं है, फिर कभी भी आ सकते कभी भी जा सकते, कभी भी जा सकते चेयरमैन साहब। आना बोल के हम हमारा सोच है। नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत रहा है, हमारे सारे भाइयों का भी आशीर्वाद रहा। हम हर एक का फर्दन दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। पॉलिटिक्स में आदमी मरने तक भी काम कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है। और एक पे अब चेयरमैन साहब, मैंने बहुत आजीज़ाना खिदमत किया है, बहुत प्यार से खिदमत किया है, बहुत जो भी मेरे घर आते थे, चाहे हमारे वो, मैं हमेशा यही समझा मैं आवाम का नौकर हूँ, आवाम का खादिम हूँ। कभी भी मैं, और जो भी मेरे पास, मैं जब पावर में रहता था, हमारे बीजेपी के एमएलए बहुत से मिलते थे, कांग्रेस के लोग भी मिलते थे, मगर मैं हमेशा कहीं में डिफरेंस नहीं देखा दोनों में, ये बीआरएस वाले या टीआरएस वाले या कांग्रेस वाले, इससे बढ़ के उन लोगों को इज्जत दिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, कदीम पार्टी है और बहुत पुराने ज़माने से आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। और आज तक उनका ख़ानदान ने कई सेक्रीफाइस किए, पर किसी वजह से हमारी स्टेट के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई थी चेयरमैन साहब। वो अब आकर इंशाल्लाह आने वाले टाइम तो हमारा पैसा हम ही खर्चा करेंगे, हमारी मुलाजिमतें हमको मिलेंगे, हमारा पानी हमको मिलेगा, हमारी तरक्की हमको होगी। और आज 14 साल के अंदर, 2014 के बाद से समझे 10 साल जितनी तरक्की तेलंगाना के अंदर हुई है, मैं समझता हूँ अदर स्टेट में कहीं पर भी इतनी तरक्की नहीं हुई। और हम यही चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है, हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति में जाने का मकसद भी यही था कि हमारा तेलंगाना हमें होना चाहिए। हम बोलते थे, स्पीचों में बोलते थे, भाई
आपके घर में पड़ोसी वाले की हुकूमत को बर्दाश्त करते क्या? आपके घर में आपके जो भी घर वाले हैं उनकी हुकूमत होना चाहिए। तो हमारा मकसद है तेलंगाना में तेलंगाना वालों की हुकूमत होना चाहिए, ना कि आंध्रा वालों की। आंध्रा वाले भी हमारे भाई है, यकीनन हमारे बड़े भाई है, हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, आगे भी रहेंगे और उस वक्त भी रहे थे। कभी भी हम इख्तलाफात में उनसे लड़ी झगड़ा नहीं किए। हमेशा हमको कहे कि आप हमारे बड़े भाई है, मगर हमको जीने का हक है, वो हमें दे दीजिए, ये हमारा डिमांड था। इसी डिमांड से हम 14 साल जद्दोजहद करते रहे और जद्दोजहद में बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से सेक्रीफाइस किया। हर एक का फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे महान और महात्मा लीडर, अगर कुछ बोलने वाले कुछ बोलते तो अलग बात है, पर हम जो नज़दीक से देखे, बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं केसीआर साहब की तरह। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब लाने के लिए, और तेलंगाना ने सारे कौम में इंसाफ किया है। खुद मुस्लिम कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ में कभी भी नहीं मिला चेयरमैन साहब, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मिला, कभी रेवेन्यू मिनिस्टर भी नहीं मिला, होम मिनिस्टर एक दो जने बने। मीर अहमद अली खान वो शायद 6-7 महीने चला सके, कांग्रेस की तरफ से बने थे। MM आशम साहब वो भी पूरा दोनों का पीरियड भी 1 साल के अंदर ही रहा। और अल्लाह के फल से मैं जो है ऊपर वाले की दुआ है समझे पूरा पीरियड कंप्लीट किया। और पूरे हमारे पीरियड बहुत सुनहरी रहा चेयरमैन साहब, आप हमारे अच्छे अब जितने, क्योंकि हमारे DGG ऑफिसर ये कहते थे, हमारे खुद जीवन रेड्डी साहब भी कहे, हमारे अल्लाह वाली महमूद भाई बोलते थे, मुझे बोले थे एक बार कि आप ज़रा इंसाफ कीजिए। और मैं पब्लिक से रोज़ सुबह 10 बजे दरवाज़ा खोला तो रात के 11 बजे तक, सब दोपहर में लंच में 1-1.5 घंटा रुकता था। जो डिस्ट्रिक्ट से आते थे बराबर उनका ख्याल रखता था। जहाँ तक उसे कई बार ऐसा हुआ चेयरमैन साहब, एक बार आदिलाबाद में एक मीटिंग में गया, एक औरत है, लंबाड़ी औरत थी, ऊँची पूरी, जो उर्दू भी बहुत अच्छा बात करती थी। मैं स्टेज पे उठा तो माइक मांगना शुरू कर दी। अब लोग डरने लगे, इलेक्शन का टाइम था, अरे माइक दिए तो क्या गलती होती कि महमूद अली साहब क्या गलत। मैं बोला भाई क्या चाहिए, मैं बोला तो माइक चाहिए। मैं बोला दे दो माइक। अरे नक्को साहब कुछ भी बोल देंगे मीटिंग में, आप दो। बोला मैं कराने तो बोलेंगे क्या। मैं दिया तो बेचारी वो औरत ने इतनी तारीफ की, उन्होंने बोली मैं महमूद अली साहब के घर को गई थी, मिनिस्टर साहब के, 1 बज गया था, इन्होंने खाने कुछ चले गए, उनका आदमी बिठाए मेरे को खाना खिलाए। जब उन्होंने 2:30 बजे सेक्रेटरीट जा रहे थे, मुझसे रुक के पूछे क्या बात है अम्मा, तो बोले साहब मेरा प्रॉब्लम है, मेरी ज़मीन पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैं उन गाड़ी में, पीछे गाड़ी में मुझे बिठा लिए, मेरी बहन को बिठा के और मेरा भाई, तीनों को बिठा के सेक्रेटरीट ले आके जब पूछ के, क्योंकि वो बेचारे की ज़मीन में रोड कटिंग में ज़मीन रोड पे आ गई थी। पीछे के ज़मीन वाला जो है बड़ी ज़मीन थी, इसकी 3 एकड़ ज़मीन को बेचो ने तो झगड़ा कर रहे थे, इसको पुलिस के कई केसा लगा के परेशान कर रहे थे। मैं जब भी कमिश्नर साहब से बात किया, जब भी जो कलेक्टर साहब से बात किया, वहाँ खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम करके मुझे इत्तला दीजिए, वो माइक पे बताइए। और तो लोग बहुत खुश हो गए, तो लोग माइक देने के लिए डर रहे थे, कि डरे तो क्या हो जाता है कि बोल के। मैंने बहुत पाक साफ हुकूमत की, मैं 9.5 साल में, आप भी अच्छा जानते, हमारे तमाम भाई जो हमारे पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी जानते, मैं जितना हो सके एक मामूली आदमी, अगर मैं छोटा हूँ, बड़ा कभी नहीं समझा। मैं बोला मेरे कैडर से सबसे छोटा आदमी तो मैं हूँ, वर्कर में सबसे छोटा तो मैं हूँ। अपने आप को मैं जो उतना हो सके लो लेवल पे रहा और हर एक को इज्जत दिया, हर एक से अच्छा काम किया। आज मुझे मौका दिया गया बोलने का, अगर मैं से वैसे तो गलती नहीं करा कहीं, अगर किसी गलती होती तो माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमेशा सामने वाले को खुश रखना चाहिए, उसकी दुआ से ज़िंदगी गुजरना चाहिए। और मैं आज रेवेन्यू मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहने के बाद ना मेरा बैंक में 1 रुपये का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, ना मेरे को 1 रुपया किराया आता है, ना मेरा जो पुराना घर है, मेरा जो पुराना कारोबार है, वही मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। आज भी जाके मैं अपने डेयरी फार्म पे बैठा था 2 दिन पहले, एक साहब आ रहे, क्या साहब डिप्टी सीएम साहब दूध बेच रहे हैं आप? अरे क्या करेंगे साहब, अरे आप तो जाके अच्छा महल में बैठना था। मैं बोला साहब कैसा महल कहाँ से आता, पैसे रहे तो महल आता, हमारी तनख्वाह 3 लाख और कभी 1 रुपया अलाउंस नहीं दिया। एक्सपेंडिचर में सही चेयरमैन साहब मुझे मिलता था डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलाउंस, और स्टाफ के लिए होम मिनिस्टर बनने के बाद मिलता था, पर मैं नहीं लिया 1 पैसा। मेरी तनख्वाह में मैं उनको खिला लेता था, स्टाफ को, हमारे स्टाफ भी मेरा तंग रहता था। मैं बोलता था मैं खुद तंग रहता हूँ भाई, मेरी पुरानी गाड़ी में बैठ के फिरता था मैं, मूवमेंट में MLC बना कर जो गाड़ी थी, आज तक मेरे पास अभी लिया कुछ दिन 2-3 महीने पहले, क्योंकि मेरे बेटे को एक साहब बोले, अरे मियाँ आपके वाले साहब जो है पुरानी खटारा गाड़ी में बैठ के फिर रहे हैं, कैसा होता है सर गाड़ी। तो मैं उससे मैं बोला भी नको बेटा, अभी MLC आई भी तो देखेंगे, अभी तो कहीं को तो ला लिया गाड़ी। तो एक कारपोरेटर साहब मुझे चेयरमैन साहब, अरे क्या होम मिनिस्टर साहब ये गाड़ी तो जो है कारपोरेटर लेके फिर रहे, इससे अच्छी गाड़ी है तो आप ये इनोवा गाड़ी लेके फिर रहे क्या पूछे, फॉर्चूनर। तो जितनी छोटी ज़िंदगी गुजारा हूँ, शराफत से गुजारा हूँ, अदब से गुजारा हूँ, कभी किसी को पूरी ज़िंदगी में चेयरमैन साहब
कभी भी रौड़ी सीटों की जो अच्छे हो गए उनकी बंद करने की कोशिश किया। मेरे पास कई एमएलए आते थे, लोग आते थे, ज़रा कमिश्नर को फ़ोन कर दो, एसपी को फ़ोन कर दो। मैं बोलता था नहीं, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के लिए मैं बार बार अपने ओहदों को भी इस्तीफा देने का हमारे डीजी कमिश्नर से बोला। यकीनन मेरे को बहुत प्राउड है, जितने हमारे डीजीज मेरे साथ रहे, जितने मेरे पुलिस ऑफिसर्स बहुत कोऑपरेट किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो लोग मेरे साथ काम किए हैं वो लोग बोलते थे अरे नहीं भाई, और कभी मैं इंसाफ के लिए चेयरमैन साहब बात करा, कभी किसी को तकलीफ देने के लिए। एक बार क्या होगा चेयरमैन साहब, एक साहब को एक आदमी गिरफ्तार कर लिया पुलिस स्टेशन में, वो कोई आदमी कंप्लेन दे दिया, वो आदमी मेरे खिलाफ क्या कह के व्हाट्सएप में बहुत बोल दिया। मुझे 7-8 बजे 7:30 बजे मैं ऑफिस में था, फ़ोन आया हमारे ओएसडी को कि वो साहब के खिलाफ एक कंप्लेन दिए, तो एक आदमी दिए तो पकड़ के लाए गए थे, क्या करना, रिमांड करना। मैं बोला कौन है इंस्पेक्टर, बुलाओ, और आपको अकल है, कोई भी आदमी मेरे खिलाफ उन गालियाँ अंदर दे दो, हमारा पेशा ही है अच्छा काम करना, गालियाँ सुनना। लीडर को रहता है क्या वो हम सुनते रहे ना, उसके बजाय बदला लेते क्या हम, किसी से बदला लेना नहीं चाहिए। मैं बोला फ़ौरन आप छोड़ देना और कल मेरी पेशी में आना, ऐसा कोई भी दरख्वास्त दिया तो मेरे खिलाफ किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं पूरा अच्छी तरीके से बहुत ईमानदारी से 9.5 साल का टाइम गुजारा हूँ, और मैं तमाम कांग्रेस के लीडर्स हो या बीजेपी के लीडर्स हो या हमारी इस आज बैठे तो काउंसिल के अंदर हमारे जितने एमएलए से, एमआईएम के एमएलसी से, एमएलसी से और दूसरे एमएलसी से अदर पार्टी के, तो मैं सबका फर्दन दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, और सबसे ज़्यादा केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें ओहदा देने से या मौका मिला काम करने का। उनको पता चला, और मुझे हमेशा ये डर रहता था चेयरमैन साहब, सही बता दूँ, मेरे वालिद ने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की थी कि हमेशा बेटा, सबसे पहले इस्लाम में हमारे मज़हब में भी चेयरमैन साहब हुई है, अखलाक है सबसे बड़ी चीज़, अखलाक नहीं तो मुसलमान नहीं है। आजकल लोग जो है तालीम नहीं होने की वजह से रोडों पे झगड़ा करते, बदअखलाक़ी करते। क्यों जियोनेडी साहब को बहुत मुसलमान दोस्त है, पूछा, बहुत अखलाक से पेश आते बड़े लोग, और असल दारोमदारी अखलाक पे, वो मुसलमान ही नहीं है जिसके अखलाक नहीं है। तो हमारे वालिद हमेशा कहते थे बेटा अखलाक से पेश आना और हलाल रोज़ी खाना। हलाल वो होती कि मेरी तनख्वाह जो 3 लाख थी वो हलाल है, उसके अलावा जो भी करूँ वो हराम जाता मेरे लिए। तो बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत आनेस्टी से काम किया, और जितना हो सके पार्टी के अंदर पूरे 9.5 साल के अंदर इतना भी ब्लेम नहीं आया। कई तेलुगु पेपर वालों ने लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर कोई सेक्रेटरीट में देने वाले मिनिस्टर है तो वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। मैं मेरा नाम वो लिखते थे, और मैं कभी अखबार वालों से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा, ट्रांजेक्शन नहीं रखा, बहुत एहतियात से काम किया, बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारा। आज मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं दिल की गहराइयों से चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बहुत इज्जत दी, हमारे भाइयों ने बहुत इज्जत दी, खुद केसीआर साहब ने बहुत इज्जत दी। कभी भी मैं अभी पूरे पार्टी के अंदर तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, कभी भी मैं ऐसा केसीआर साहब जो है मुझे नज़र उठा के घूर के भी नहीं देखे। मैं हमेशा बहुत ओबीडियंट रहता हूँ। कविता अम्मा नहीं है यहाँ पर, उन्होंने भी बोलते, कभी लोगों से बोलते हमारे महमूद भाई जो है बहुत हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है, बहुत एहतराम से रहा और लॉयल्टी से रहा चेयरमैन साहब। एमएलसी का मसला नहीं है मुझे देने की कोई, मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है, आदमी जवान होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हम भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। और आज हम चाहते हैं कि हमारे बजाय जो भी मेंबर आएगा और अच्छे से अच्छा काम करें, और हम हमेशा पार्टी की लॉयल्टी में, सदर साहब की लॉयल्टी में मरे तक काम करते रहेंगे। और आपका और तमाम मेंबर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा बर्ताव किए। यहाँ पर तो हमारे 2 वाइस चेयरमैन साहब भी है, इन्होंने तो खैर बाद में आए थे, चारी साहब तो डे 1 से। चारी साहब एक बात बोलते हैं चेयरमैन साहब, हमारे मेंबर से बताता हूँ, चारी साहब के हाथ में एक पैड होता था, पेन होता था, केसीआर साहब बात करते रहते थे, इन्हें लिखते रहते थे, लिखते। मैं बोलता हूँ अगर वो पूरे रखते ना ये हाल भर जाता था, ये हाल जो ना भर जाता था इतना। फिर उसके बाद एनालिसिस करके उसमें मेन पॉइंट जो आते वो निकाल के उस पर काम करते थे। तेलंगाना आसानी से नहीं आया चेयरमैन साहब, बड़ी मुश्किल से आया, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें थी। आप देखें ना पार्लियामेंट में कैसा कैसा करे लोग, हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश करें, मगर बहुत केसीआर साहब ने एक टैक्टिस से हर तरीके से मना के तेलंगाना को लाने की कोशिश की। उसमें कई नशे पर फराज है, किसी को दिल को नागवार भी गुजरा होगा, किसी को अच्छा भी लगा होगा, मगर जहाँ तक हो सके हम हर तरीके से केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक पार्टी शुरू की तेलंगाना के लिए, 14 साल जद्दोजहद की, तेलंगाना लाकर तेलंगाना के आवाम के हाथ में दे दिया है, और तेलंगाना इंशाल्लाह बहुत तरक्की किया है, आगे भी इसी तरह तरक्की करता रहेगा। हमारी यही गुजारिश है।
और जो आज मुझे वक्त दिया गया है और बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट करते रहे। ये हमारे सीनियर लीडर्स भी है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि नए नए जूनियर लीडर्स आए हैं, यकीनन वो आगे चढ़ के बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अब मिलजुल के काम जिस तरह पहले भी करते रहे उसी तरह आगे भी करते रहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए इस तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना में रहने वाला हर बाशिंदा खुशहाल होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू भाई हो, प्रॉपरली मुस्लिम भाई हो। मुसलमान बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है चेयरमैन साहब। मैं एक बात बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि उनको तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज मुसलमानों की आबादी तो बढ़ते जा रही है मगर बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हमारी हुकूमत से भी यही गुजारिश है और हम CM साहब KCR साहब से भी यही गुजारिश करते थे, इसलिए उन्होंने शादी मुबारक स्कीम लाई। क्योंकि शख्स चेयरमैन साहब एक बात बताता हूँ, यहाँ एडिटर साहब बैठे हुए आमिर अली खान साहब, उनके अखबार में भी आया था मुसलमान लोग अपनी जवान बच्चों को बूढ़े अरबों से शादी कर रहे थे। वो देखते हुए KCR ने शादी मुबारक स्कीम में रकम बढ़ाई और आज वो रवाज ख़त्म हो चुका है। बच्चों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और रेवंत रेड्डी साहब 1 तोला सोना भी देते बोले। तो मेरी गुजारिश है वो सोने के साथ दिए और 1 तोला क्या 2 तोले दीजिए, बहुत अच्छा गरीबों के लिए। यकीन है मेरे भाई, सही कह रहा हूँ मैं, वो मेरे बहना है, उनको जीने का हक होना चाहिए, जीने की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। बहुत तकलीफ में चेयरमैन साहब और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ कमेटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। आप देखिए फुटपाथ पे, आप एक मैं बताता हूँ, कोई आदमी सर्वे कर लीजिए, अगर फुटपाथ पे जो कारोबार कर रहे हैं 95% मुसलमान ही है। फुटपाथ पे बैठ के जो भी फली बेचो या फ्रूट बेचो या कपड़े फुटपाथ पे रखे बेचने वाले हो, सारे के सारे 90% से ज़्यादा 95% में हम हिंदू भाई की तरक्की की भी ज़रूर वकालत करते हैं। मगर जिस कमेटी से हमारा भी ताल्लुक़ है उसके बारे में हम 2 बात बोलना चाहते हैं। उनकी तरक्की बहुत ज़रूरी है, उनको तालीम के रेजिडेंस स्कूल को बंद मत कीजिए। आज एकदम 30-35 हज़ार बच्चे घट गए। मैं यही गुजारिश करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से भी आपके ज़रिए कि स्कूल को बढ़ाइए। हमारा टारगेट 500 स्कूल का था चेयरमैन साहब, आज 2 से 4 पे रुक गया है। आप और भी स्कूल इजाफा कीजिए, एक बार तालीम दे दीजिए, वो मुलाजिमत देख ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अच्छी बाहर ममालिक में जा सकते हैं। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके माइनॉरिटीज़ कमेटी बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी हो सका सबसे पहले तालीम दीजिए। और वो हमारे बहनों के लिए 2500 रुपये का वजीफे की बात किए थे, पेंशन देने की बात की थी, वो भी जैसा भी आपका बजट आएगा, जैसा भी आपके हालात सुधरेंगे, जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है गरीब औरतों के लिए, चाहे मुस्लिम हो हिंदू, गरीब औरत हो, उन्हें 2500 का जो बनती पेंशन देने की बात की गई उसको भी अगर अमलावरी कर दी जाए ताकि वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते। रेजिडेंशियल हाउसेस का यकीनन KCR साहब ने 70,000 80,000 से ज़्यादा तो कंप्लीट कर दिए थे, 20-25 हज़ार कुछ बाकी थे, उसको भी रिपेयर करवा कर उन लोगों को, गरीबों को जहाँ जहाँ हो सके उन्हें तकसीम कीजिए। यही मेरी गुजारिश है। और फिर एक बार मैं हमारे हरदिल अजीज़ लीडर BRS पार्टी के KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक मुस्लिम कमेटी को अपलिफ्ट करके आपने एक मरतबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिया, एक मरतबा रेवेन्यू मिनिस्टर का अहदा दिया, एक मरतबा होम मिनिस्टर का अहदा किया। और हम एज ए मुसलमान आपसे वायदा भी करते हैं, आप इतना भरोसा करके हम पे दिए, हम पूरा भरोसे को कायम रखें कि पूरी कोशिश किए और ज़बान को बहुत कंट्रोल में रखें। कभी भी किसी के साथ, कोई अपोजिशन लीडर के साथ या कभी चीफ मिनिस्टर के साथ, कभी किसी के ऊपर जो भी बहुत अदब से गुजारिश किए, कभी हम ऐसे बात नहीं किए क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। और पॉलिटिक्स थोड़ा इस्लाम के बरक्स है। चेयरमैन साहब खुली बात बताया तो मैं, यहाँ हमारे 2-3 मुस्लिम लीडर है, अभी इनसे भी बताया मैं, फंदी साहब से भी, हमारे मज़हब के अंदर ज़बान को बहुत कंट्रोल करना है। अब हमारे पास पॉलिटिक्स में तो पूरा वनडे चलता रहता मैच, जिसको चाहे जो चाहे बोलता है। हम भी एहतियात करना चाहिए, सभी लोग एहतियात करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए, हमारी स्टेट की तरक्की में हम आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन साहब बहुत मैं दिल की गहराई से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत कोऑपरेट किया है। और हमारे मेंबर्स का, ख़ासतौर से हमारे पार्टी के सदर KCR साहब का और वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब का, हरीश राव साहब का, कविता मैडम का और तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बात करने का मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, थैंक यू।